Okay, everybody, I hope you can see the screen and you can hear me as well. Okay, good afternoon. Hope you can see the screen and can hear me as well. Fine, see. So let us move ahead with the topic which we started in the last class. देखो last class में हम लोग क्या कर रहे थे? In order to draw the structure of a compound, हमें क्या है chemical bonding में क्या क्या पढ़ना है? We have to study lot of things. तो उसमें हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि what is the structure of compound. हमें पता चलेगा कि स्ट्रक्चर क्या है देन हम लोग बोल सकते हैं ना कि कैसे बॉन्ड बना होगा. हमें तो पहले ये जानना होता है कि बॉन्ड है क्या, व्हाट आर द बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर. फाइन. सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देखे पहले कि कोवेलेंसी क्या होता है, कैसे कोवेलेंसी निकालते हैं और वो चीज देखी, राइट. भावेश इज आस्किंग हाउ इज कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन 4. बिकॉज भावेश एक खाली ऑर्बिटल के थ्रू ना बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है. ठीक है. जैसे मान लो भावेश, मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, लेट्स से BF3. तो NH3 क्या करेगा, इसके खाली ऑर्बिटल में एक बॉन्ड बना देगा. तो अब इसकी कोवेलेंसी 4 हो सकती है ना. हमने सीखा था भावेश कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, हर तरह के ऑर्बिटल जो हैं they can form bonds, and that is how we can say that covalency of boron can be 4. Fine. 5 होनी चाहिए. फिर 5 कैसे हो गया फिर भावेश, जरा समझाओ. हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी 5? 5 कैसे लग रहा है तुम्हें? एक ऑर्बिटल पूरा एम्प्टी होता है तो 4 ही बॉन्ड बने ना. सपोज यू हैव अ कंपाउंड लाइक BF3. बोरॉन का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है that is 1s2 2s2 2p1. So let us write helium 2s2 2p1. This is your GS, ground state. Now let's say I represent first excited state. My first excited state could be I could be writing something like, let's say this. तो ये हो गया बोरॉन का 3 एटम इलेक्ट्रॉन. इनफैक्ट अब फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए तो शेयर होके 3 बॉन्ड बने. फिर NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, NH3 के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो तुम्हें 4 बॉन्ड की जगह 5 दिख रहा है भावेश. 5 कैसे काउंट कर लिया बताओ? 4 ही होगा ना. नहीं वो तो गलत है तुम्हारा फिर. फाइन एवरीबॉडी, कमिंग टू दिस टॉपिक नाउ. कमिंग टू द टॉपिक. फॉर्मल चार्ज अभी बताया ही नहीं आर्यन. अरे ये क्या सीक्वेंस भैया, जो टॉपिक पढ़ाया नहीं हो तुम पूछते वो समझ में नहीं आया. वो पढ़ाया ही नहीं अभी तक. एवरीबॉडी, हमने फॉर्मल चार्ज अभी तक किया है क्या? तो फिर एक फॉर्मल चार्ज समझने या ना समझने वाली कहां से बात आ गई? फाइन. देखो तुम्हारा जो बुकलेट है ना वो बहुत बेसिक है, इसको तुम पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे नहीं होंगे. तो पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी है. तो सीक्वेंस जो बुकलेट में है उस पर ध्यान मत दो ज्यादा. ठीक है. जैसे तुम्हारे बुकलेट में रेजोनेंस है, रेजोनेंस तुम बिना हाइब्रिडाइजेशन पढ़े पढ़ ही नहीं सकते. स्ट्रक्चर बॉन्डिंग जब तक नहीं जानोगे तब तक कहां से होगा. और रेजोनेंस इन्होंने पहले दे रखा है, तो क्या मतलब है इसका? वी कैन नॉट टेक अप दैट सीक्वेंस. तो जो सीक्वेंस और फ्लो जो टॉपिक का है वहां पे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. हम एक प्रॉपर फ्लो में चलेंगे. ठीक है एवरीबॉडी, बुकलेट लास्ट में ही करना. बुकलेट जैसे तुम्हारा टॉपिक हो जाए ना तब करना लास्ट में सॉल्व क्वेश्चन. ठीक है. फाइन. नाउ कमिंग टू द टॉपिक.
सी हमने पढ़ा था कि यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है, यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस एवरीबॉडी? In that case we will draw a EE bond, element bond, right? Now if calculated oxidation state is equal to maximum oxidation state, then we will draw a EOE bond. Is that clear? Oxy linkage. Just a minute, I am getting a call. Please write it down. Hello. Hello. Yeah, tell me. Good afternoon. Yeah. Okay, अभी स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है. Is it better now? No, स्क्रीन अच्छा स्क्रीन सबको सही दिख रहा है क्या? ओके कितने लोगों को स्क्रीन ब्लर दिख रही है? हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट सी द स्क्रीन क्लियरली? Those are having now. Yes, Sanjay. क्लियर है? ओके फाइन. सो क्लियर श्रेयस को नहीं दिख रहा है. ओके कितने लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट कैन नॉट सी द स्क्रीन क्लियरली? हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट कैन नॉट सी द स्क्रीन क्लियरली? क्लियर है कि मेरा सेज क्लियर है. कितने लोगों को क्लियर नहीं है? ओके ठीक है. ओके फाइन. तो देखो अभी नेक्स्ट केस के ऊपर हम लोग जाते हैं. अपना जो नेक्स्ट केस है कि इफ calculated oxidation state is greater than maximum oxidation state, यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ जाता है तो क्या करेंगे एवरीबॉडी? जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट यदि मैक्सिमम से भी ज्यादा आ गया तो इन दैट केस व्हाट विल वी डू? पेरोक्सी लिंकेज. गुड. इन दैट केस वी विल डू पेरोक्सी लिंकेज. व्हाट इज पेरोक्सी लिंकेज सबको पता है? See, this is the peroxy linkage, OO bond. See, peroxy linkage क्या होता है? जैसे this is हाइड्रोजन peroxide, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन peroxide. तो जिस कंपाउंड में पेरोक्सी लिंकेज होती है ना उसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं. Like this compound has peroxy linkage, so this is called hydrogen peroxide. Is that clear? OO जो लिंकेज है
एवरीबॉडी, ओ ओ जो लिंकेज है दैट इज कॉल्ड पेरोक्सी लिंकेज, इज दैट क्लियर? अरे जो ओ ओ बॉन्ड है ना उसको अपन पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं, ठीक है? डाउट है? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। संजीवनी सेज नो, सुमति सेज नो। अरे बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो नामकरण जो है किसका है, वो तो अपना कन्वेंशन होता है। फाइन, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऑक्सी लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज, ओ ओ बॉन्ड वाला जो लिंकेज है दैट इज व्हाट वी कॉल पेरोक्सी लिंकेज। इज दैट क्लियर? जो ओ ओ बॉन्ड वाला लिंकेज है उसको अपन बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज, और जिस कंपाउंड में वो लिंकेज है उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। जैसे इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलेंगे, राइट? आई होप यू हैव रिटन दिस एज वेल। फाइन, सो लेट अस कम डाउन। देखो अब क्या है, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे क्या है अपने पास, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, लेट्स से यू हैव H2S2O8। देखो हमने दो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, एक तो H2S2O6, H2S2O7। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट H2S2O8, राइट? तो H2S2O8 में क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, देखते हैं। 2 into 1 plus 2x plus 8 into minus 2 is equal to 0. So 2 plus 2x minus 16 is 0. So we can write 2x is equal to 14. So what do I get? X is equal to 7. अब एक बात बताओ एवरीबॉडी, एक बात बताओ, जैसे हाइड्रोजन का, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक सर्टेन लिमिट के बाहर जा सकता है क्या? लाइक हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो सकता है इसका वो +6 हो सकता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस, राइट? लेकिन यहाँ पे +7 आ गया, ठीक है? तो आप +7 तो नहीं बना सकते ना हम, तो देखो हम करेंगे क्या, हमने जितने ऑक्सीजन फिट कर सकते थे हमने कर दिए थे। देखो अब यहाँ पे सल्फर जो है 6 से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, और इधर 1 2 3 4 5 बना दिया है, तो अब ऑक्सीजन कहाँ फिट करेंगे? अब तो बीच में ही फिट करना पड़ेगा ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, और कोई रास्ता है? हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ फिट करना पड़ेगा? बीच में ही फिट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O8। हमें ऑक्सीजन अब बीच में ही फिट करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसको हमको बीच में डालना पड़ जाएगा। रिटर्न एवरीवन। अब एक देखो, एक सवाल क्या है, देखो हम मान लो 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहा तो हमने O O बॉन्ड बना दिया। अब क्या 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहेगा तो हम O O O बना देंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे क्या ऑक्सीजन के? एवरीबॉडी, 3 बॉन्ड बनाएंगे क्या? और 4 आ गया तो हम 4 ऑक्सीजन के बॉन्ड बना देंगे क्या बीच में? ऐसा बना देंगे। अब बात है कि इस तरह की चीजें तो हम करते नहीं है, जैसे इस तरह का 5 6 7 8 कुछ भी बना सकते हैं क्या हम? एवरीडे हम ऐसा बना सकते हैं? पता है ऐसा हम क्यों नहीं बना सकते हैं एवरीबॉडी? ऐसा हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि रीजन क्या है, ऑक्सीजन डज नॉट शो कैटेनेशन। ऑक्सीजन जो है वो कैटेनेशन शो नहीं करता। ऑक्सीजन कैटेनेशन शो नहीं करता है, तो इसके ऑक्सीजन ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल नहीं होते। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? मतलब कैटेनेशन नहीं नाम सुना है तुम लोगों ने? एवरीबॉडी, कैटेनेशन नाम नहीं सुना? अच्छा, तो मतलब क्या मतलब क्लास 9 10 में पढ़ा नहीं था तुम लोगों ने? एवरीबॉडी, कैटेनेशन कितने लोग जानते हो? ओके, और कितने लोग नहीं जानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो? ओके, वन।
सी कैटेनेशन क्या है, व्हाट इज कैटेनेशन? अब मैं कैटेनेशन समझा देता हूं तुम्हें। कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। कैटेनेशन क्या है? इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट through which it can form chain of compounds। चेन ऑफ कंपाउंड मतलब या तो बॉन्डिंग खुद के साथ कर सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है, या फिर दूसरे के साथ कर सकता है। तो इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म लार्ज चेन ऑफ कंपाउंड्स या फिर लार्ज चेन ऑफ बॉन्ड्स, ऐसा भी बोल सकते हो, और लार्ज चेन ऑफ बॉन्ड्स। ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जैसे कार्बन क्या करता है, बहुत सारे बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन, 4.5 5.5 लाख बॉन्ड एक साथ बना लेता है। हमारी पूरी बॉडी कार्बन की बनी हुई है और ज्यादातर टिश्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑब्वियसली दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। तो कार्बन बहुत लंबे बॉन्ड बना लेता है खुद के साथ, मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है काफी लंबा बन जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ लंबे बॉन्ड बना लेना। अभी ठीक है अमन, इज दैट क्लियर? अमन ये समझ में आया तुम्हें कैटेनेशन क्या होता है? नाउ कमिंग टू की अब सवाल पूछ रहे हो कि कैटेनेशन, अब श्रेयस पूछ रहा है कि कैटेनेशन शो करेगा या नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो आप लोग बताओ, मैं सवाल पूछता हूँ बाकी लोगों से। ओके सरायू, कैन यू आंसर? कैटेनेशन कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट शो करेगा या नहीं करेगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, और हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड शो करेगा और कौन सा कंपाउंड नहीं शो करेगा? प्रथमेश, यू कैन ऑल्सो राइट इन द चैट बॉक्स, बताओ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? +4 -4 वैलेंसी, भावेश बोल रहा है। Sanjeevani is saying valency and stability, Sarayu. Okay. प्रथमेश बताओ तुम्हारा क्या आंसर है? लेस रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है। कोवैलेंसी, एक्चुअली देखो क्या होता है, जरा एक समझने की कोशिश करो कि जैसे कार्बन जब बॉन्ड बनाता है ना, तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट मतलब क्या है इसका? प्रथमेश योर आंसर इज बेटर। देखो यहाँ पे तुम बात करो कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, तो इन सब के केस में तो 2p ऑर्बिटल ही है वैलेंस शेल में, 2p ऑर्बिटल ही है ना वैलेंस शेल में सबके, तो बॉन्डिंग तो सब 2p से ही करेंगे। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? 2s 2p सबके पास है। हाँ तुम 2s प्लस 2p लिख सकते हो, 2s प्लस 2p, 2s प्लस 2p, सबके पास 2s प्लस 2p है। तो ऐसा तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, सब कुछ 2s और 2p से ही हो रहा है यहाँ पे। बट यदि तुम बॉन्ड एनर्जी देखो ना, तो कार्बन का, अब ये लिखता हूं मैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी तो आप जानते ही होंगे, एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने में लगता है, दैट इज व्हाट वी कॉल बॉन्ड एनर्जी। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? सो दिस इज कार्बन कार्बन बॉन्ड, जहां पे तुम्हें ये दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे अब बात ये है कि सबके 2p 2p ओवरलैप से ही बन रही है। तो अब कार्बन का बॉन्ड को हम सबसे मजबूत बताते हैं, इसका रीजन क्या है? मान लो दो दोस्त साथ में बैठना चाहते हैं, या फिर लेट्स से एक लड़का है एक लड़की है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर। तो अच्छी बॉन्डिंग तो तब होगी ना जब बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन 4 वैलेंसी बना देता है और इसके बाद इसका कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये समझ में आ रहा है? जैसे कार्बन जब भी वैलेंसी बनाएगा तो यहाँ पे कभी भी लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि 4 के 4 यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे नो लोन पेयर, कहीं भी कार्बन कार्बन बॉन्ड देखो कोई लोन पेयर होता ही नहीं है। और देखो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास एक लोन पेयर हमेशा रहेगा।
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे लोन पेयर एक रह जाता है और ऑक्सीजन के पास तो दो दो लोन पेयर रहेगा। और देखो यहाँ पे तो तीन तीन लोन पेयर रह जाएंगे, तीन लोन पेयर। अब समझ में आ रहा है? तो लोन पेयर क्या करेगा? लोन पेयर भगाएगा एक दूसरे को, रिपेल करने लग जाता है लोन पेयर। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो लोन पेयर स्टार्ट्स रिपेलिंग। यहाँ पे होता क्या है, लोन पेयर स्टार्ट करता है रिपेलिंग, भगाना चालू करता है बॉन्ड को एक दूसरे से। लोन पेयर स्टार्ट्स रिपेलिंग, ये समझ में आ रहा है सबको? लोन पेयर भगाना चालू करता है। तो ये रिपल्शन जो है मिनिमम कार्बन में और मैक्सिमम फ्लोरीन में है। तो फ्लोरीन का तो सिंगल बॉन्ड भी बहुत जल्दी टूट जाता है, जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है वो भी बहुत जल्दी टूट जाता है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को साथ में रखने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लगता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के केस में तो ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो कार्बन का सिंगल जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ कोई रिपल्शन है नहीं, इनको एक दूसरे से दूर करने वाला कोई नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन को दूर करने वाले बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इस रिपल्शन के कारण ऑक्सीजन जो है, एवरीबॉडी रिटर्न लिख लिया सबने? तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो मिनिमम रिपल्शन, ठीक है? और यहाँ पे क्या बोलोगे? मैक्सिमम रिपल्शन। तो जब मिनिमम रिपल्शन होगा एवरीबॉडी, जब यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन होगा, तो मोस्ट बोल सकते हो स्टेबल बॉन्ड, सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा ये, और ये होगा लीस्ट स्टेबल बॉन्ड। इनफैक्ट F2 बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, ये स्टेबल नहीं है। हवा में F2 स्टेबल ही नहीं है, वो तुरंत टूट जाता है। तो अब समझ में आ रहा है कि कार्बन जो है, एवरीबॉडी अब समझ में आ रहा है कि कार्बन कैटनेशन क्यों शो करेगा ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, अब कार्बन और सिलिकॉन में ज्यादा बेहतर कौन बॉन्ड कैटनेशन शो करता है, कार्बन या सिलिकॉन? कार्बन। क्या रीजन है? अमन से सिलिकॉन। कार्बन बिकॉज सिलिकॉन में तो 3p ओवरलैप करेगा, जो कि थोड़ा बड़ा होता है साइज में। तो जो बड़ा होगा साइज में, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, उसका स्टेबिलिटी कम होगा, राइट? इज दैट क्लियर? तो कार्बन बेस्ट कैटनेशन शो करेगा, क्योंकि उसके साइज ऑफ ऑर्बिटल छोटा है, बॉन्ड लेंथ छोटा बनेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और फिर सिलिकॉन उससे, सिलिकॉन में भी बेहतर है, बट बोल सकते हो कि कार्बन इतना बेहतर नहीं है। तो टेंडेंसी टू डू कैटनेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इज दैट क्लियर? पीरियड 14 के एलिमेंट्स कैटनेशन शो करता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबॉडी लिख लिया सबने? फाइन। अच्छा एक बात बताओ, कैटनेशन सिर्फ पीरियड 4 वाले शो करते हैं, पीरियड 14 वाले? तो पीरियड 14 में तो सारे कैटनेशन शो करते हैं, जैसे। और ये टेंडेंसी कैटनेशन का होता है, कार्बन फिर सिलिकॉन फिर जर्मेनियम फिर SN एंड PB, सारे शो करते हैं। ये कैटनेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैटनेशन, ठीक है? एवरीबॉडी पीरियड 15 में कोई कैटनेशन शो करता है क्या? फास्फोरस शो करता है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी पीरियड 15 में बताओ, नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस शो करेगा? पता है क्या है फास्फोरस की खास बात? फास्फोरस के पास लोन पेयर यदि है भी ना, तो इसके पास आ जाता है एडिशनल 3d ऑर्बिटल, इसके पास आ जाता है एडिशनल 3d ऑर्बिटल, जिसको वो भगा के 5 वैलेंसी कर सकता है। एवरीबॉडी जैसे मान लो तुम्हारे पास PP बॉन्ड है, तो तुम सोचोगे एक लोन पेयर हो जाना चाहिए, और 3 बॉन्ड बनाएगा ये, और एक लोन पेयर रखेगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये लोन पेयर को एक्साइट कर सकता है 3D में, और ये 5 बॉन्ड बना सकता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो इसके पास बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अब नाइट्रोजन से ज्यादा कैटनेशन शो करता है फास्फोरस। अब तुमको पता ही है फास्फोरस इस तरह से एग्जिस्ट करता है, P4 एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, नीचे जाने पे कैटनेशन बहुत ज्यादा नहीं मिलता, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, देखो ये सब भी कैटनेशन बहुत ज्यादा शो नहीं करते। मेनली कार्बन और सिलिकॉन ही यहाँ शो करता है, क्योंकि वो मेटेलिक कैरेक्टर आने लगता है, तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी फिर कम ही शो करेंगे ना, यहाँ पर फास्फोरस ही ज्यादा शो करेगा। एवरीबॉडी पीरियड 16 की बात करते हैं, पीरियड 16। पीरियड 16 में ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड के ऊपर जाता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ सल्फर कर देता है।
क्योंकि इसके पास भी 3D है, एडिशनल 3D। यदि तुमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है ना, न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, मतलब वहां फास्फोरस की बॉन्डिंग रहती है। अब सल्फर की बात करें तो देखो सल्फर भी, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो होता है वहां भी सल्फर ही यूज होता है। देखो सल्फर किस तरह से बनाता है, S8, S8 इज ए मॉलिक्यूल, S6, ये सब बनते हैं। इसका मतलब सल्फर जो है वो भी कैटनेशन कर सकता है। कैसे? ये एक्साइट कर देगा अपना लोन पेयर, खत्म कर देगा। एवरीबडी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दे तो लोन पेयर इसके पास नहीं रहेगा ना, तो इसीलिए सल्फर शो कर सकता है। हाँ वो आगे पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो अब देखो एक क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड नहीं बनते। बट सल्फर सल्फर के तो बहुत सारे बॉन्ड बन सकते हैं इस तरह से, कितने भी लंबे बॉन्ड बन जाते हैं यहाँ पे। रीजन क्या है, सल्फर ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि सल्फर के पास एडिशनल ऑर्बिटल है 3D, जिसमें वो लोन पेयर को एक्साइट कर सकता है। रीजन क्या है एवरीबॉडी? सल्फर हैज additional 3D orbital ठीक है, in which the lone pair of electrons would be promoted. Everybody, is it clear or not? अब देखो ये जो चीज हमने अभी पढ़ा है कैटेनेशन के बारे में, ये वैसे हम पढ़ना नहीं चाहते थे, लोगों ने पूछा। एक्चुअली हमारा तो स्ट्रक्चर था, हम अलग अलग टॉपिक से जा रहे हैं। सो लेट अस कम बैक टू द बॉन्डिंग, बिकॉज हम बॉन्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमें पहले ये सीखना है कि बॉन्ड कितने होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो जस्ट राइट इट डाउन। ये लिख लिया सबने? तो देखो ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा, कोई रीजन समझ में आ रहा है? टॉपिक हमने क्यों पढ़ा यहाँ पे, इसका रीजन समझ में आया? इसका रीजन ये है कि हमने बोला था कि हम इस तरह का बॉन्ड नहीं बना सकते। याद आ रहा है? हमने बोला था कि हम इस तरह का बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें परऑक्सी लिंकेज ही बनाना पड़ेगा। हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकते। नाउ आई होप इट मेक सेंस, और आपको ये बात समझ में आ गई है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। Now let us move ahead everybody. Let us now talk about this compound. Siddesh written? Siddesh done? ओके देखो अब मैं तुम लोगों से सवाल पूछूंगा। H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाओ, H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाओ। एवरीबॉडी H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाइए, शुरू हो जाइए। बताओ यहाँ परऑक्सी लिंकेज बनेगा नहीं बनेगा? कैलकुलेट करने पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया एवरीबॉडी? व्हाट इज कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट? 8 आया ना? 8 हो सकता है क्या इसके लिए? 8 पॉसिबल है? तो हम क्या करेंगे, परऑक्सी बॉन्ड बना देंगे। सबको समझ में आया नहीं आया? हमने परऑक्सी बॉन्ड क्यों बनाया? हमने परऑक्सी बॉन्ड बनाया बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सल्फर 6 वैलेंस से ज्यादा दे ही नहीं सकता है। इसमें किसी को डाउट है? दिस इज परऑक्सी लिंकेज। ओके एवरीबॉडी लेट अस मूव अहेड बिट, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके
तो अभी मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ. लाइक लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ, सी एक कंपाउंड होता है CrO5, क्रोमियम का ऑक्साइड है. इसमें तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा एवरीबॉडी? चलो कैलकुलेट करो तो 10 आता है. अब हम बात करें क्रोमियम की, तो ये होता है आर्गन 4s1 3d5. तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? +6 होगा ना. या तो तुम ऐसे देख सकते हो 2 8 8 6. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का क्या हो सकता है? ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, 6 हो सकता है. और यहाँ पे कितने हमने बना दिए एवरीबॉडी? यहाँ पे हम कितने बना दिए? 10 बता दिए. तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि 10 जो है ये नहीं हो सकता. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एवरीबॉडी क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा पेरोक्सी लिंकेज. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? पेरोक्सी लिंकेज बनाना पड़ेगा ना. अब देखो इस तरह का स्ट्रक्चर, इसका मतलब पॉसिबल है क्या? इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर +10 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है और मैंने इसको रिप्लेस करके इस तरह बना दिया. तो यहाँ पे इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आता और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है. ये समझ में आ रहा है? यदि मैं डबल बॉन्ड बनाऊं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +4 आएगा, और यदि मैं एक पेरोक्सी बॉन्ड बना दूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? Everybody say yes or no. Okay, so let us try to understand that when peroxy linkage reduces the oxidation state by 2 units. ये सबको समझ में आ रहा है? एक पेरोक्सी लिंकेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम कर देता है. तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि हमें क्रोमियम जो है वो +10 है, और एक पेरोक्सी बनाएंगे तो +8 हो जाएगा, फिर एक पेरोक्सी बनाएंगे तो 6 हो जाएगा. 6 तो पॉसिबल है ना एवरीबॉडी? तो हमें कितने पेरोक्सी बॉन्ड बनाने हैं एवरीबॉडी? हमें पेरोक्सी बॉन्ड्स कितने बनाना है? 2 बनाना है. ये समझ में आया? हम एक पेरोक्सी बनाएंगे तो 8 होगा, तभी भी अलाउड नहीं है. 10 अलाउड नहीं है, 8 अलाउड नहीं है. एक और बना दिए तो 6 होगा, तो 2 बनाएंगे. तो अब जरा देखो क्या है, हमने बना दिया पेरोक्सी बॉन्ड कितना? 2. और ये बड़ा फेमस कंपाउंड है. दिस इज द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. लग रहा है तितली उड़ रही है. ये इसका मुंडी और इसकी विंग्स. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मुंडी सर. This is the head and these are the wings of the butterfly. Everybody written? पेरोक्सी, श्रेयस पूछ रहा है पेरोक्सी लिंकेज एक ही एलिमेंट को किया. हाँ चलेगा. Everybody done or not? Everybody done or not? Okay. देखो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं K3CrO8. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 13 आ रहा है. Everybody is it clear? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है that is how much? That is 13. Everybody is it clear? ये 13 कैसे आया, बात समझ में आ रही है आपको? ओके. सो अब ये 13 आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है. तो अब 13 बना सकते हैं क्या? 13 पॉसिबल है. तो अब देखो हम एक पेरोक्सी बनाएंगे तो बन जाएगा 11, अभी भी पॉसिबल नहीं है. फिर एक पेरोक्सी बनाएंगे तो बनेगा 9, अभी भी पॉसिबल नहीं है. फिर एक पेरोक्सी बनाएंगे बनेगा 7, अभी भी पॉसिबल नहीं है. फिर एक पेरोक्सी बनाएंगे तो बनेगा 5, अब पॉसिबल है. समझ में आ रहा है? तो हमें कितने पेरोक्सी बॉन्ड बनाने पड़ जाएंगे? 1 2 3 4. समझ में आया नहीं आया?
नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड्स हमें कितने बनाने होंगे? 4। एक्चुअली नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड्स तुम कैसे निकाल सकते हो? नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड्स तुम निकाल सकते हो, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय 2। ये समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं आया? जैसे देख लो यहाँ 4, देखो कैसे निकाल रहे हैं। कैलकुलेटेड हमारा 13 है और मैक्सिमम इसका होता है 6। तो ये करोगे कितना आएगा? 3.5 आएगा। बट 3.5 तो हम नहीं बना सकते, 3.5 पेरोक्सी बॉन्ड तो बन नहीं सकता ना, तो उससे उससे ज्यादा करेंगे तो 4 बनाएंगे। जैसे पिछले बार केस में हमारे पास क्या था एवरीबॉडी? पिछले बार हमारा आया था 10, तो 10 माइनस 6/2, 2 आ गया, तो 2 तो बन सकता है तो हमने 2 बना दिया। 3.5 नहीं बन सकता तो हम 4 बनाएंगे, इसलिए मैंने ग्रेटर देन यहाँ लिखा है। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ओके एवरीबॉडी रिटर्न, ये लिख लिया सबने? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन। रिटर्न एवरीवन। सिद्धेश और ऊपर स्क्रॉल करूं? सिद्धेश और ऊपर स्क्रॉल करूं? और ऊपर कितना? एवरीबॉडी डन? एवरीबॉडी रिटर्न और नॉट? सबने लिख लिया? ओके। इसमें फॉर्मूला में कितने लोगों को डाउट है? ये फॉर्मूला कितने लोगों को नहीं समझ में आया? नहीं समझे? श्रेयस सेज नहीं समझे। ओके श्रेयस देखो, मान लो जैसे अपने पास जो पहला एग्जांपल हमने लिया था CrO5, ये था 10, हमें जाना है कहां तक? 6 तक। एक पेरोक्सी लिंकेज 2, एक पेरोक्सी क्या करता है? रिड्यूसेस ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2 यूनिट्स। तो कितने पेरोक्सी बनाओगे बताओ? 10 से 4 में कम करना है, तो 10 माइनस 6/2 नहीं कर सकते हम? तो ये हमने क्या किया? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्या अभी भी क्लियर नहीं है? हमें 10 से 6 में जाना है, एक बार करेंगे 8 होगा, 2 बार करेंगे तो 6 होगा। तुम डायरेक्टली नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं लिख सकते 10 माइनस 6/2, दैट इज कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2। इसी तरह दूसरे केस में देखो हमारा क्या था? 13 आया था और हमें 6 तक जाना था। ये 3.5 आ रहा है, बट हम 3.5 तो बना नहीं सकते, तो हम 4 बनाएंगे क्योंकि 3 पे तो काम चल नहीं रहा है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर कि नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं? भावेश पूछ रहा है CrO5 में होगा तो हम पहले जैसे पेरोक्सी लिंकेज बिल्कुल कर सकते हो, पहले जैसे, कोई दिक्कत नहीं। एवरीबॉडी आगे बढ़े। अब देखो इस बात से हम लोग सब कन्विंस्ड हैं K3CrO8 में नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेजेस कितने हैं? एवरीबॉडी हम लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं कि K3CrO8 में नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेजेस 4 हैं, राइट एवरीबॉडी? K3CrO8 में नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेजेस हैं 4। फाइन, ओके। तो अब जरा हम सोचो कि K3CrO8 में हमें इस तरह का कुछ बनाना है, 3 K+ भी दिखाना है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हमें तो 3 K+ भी दिखाना है, तो हमको 3 O- भी दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने इसको लाइन में बनाया।
और माइनस तो ऑब्वियसली सल्फर मतलब ऑक्सीजन के ऊपर ही आएगा। एवरीबॉडी डन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? तो देखो अभी हमने क्या सीखा है, यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे, मैक्सिमम के बराबर है तो ऑक्सी लिंकेज बनाएंगे, और मैक्सिमम से ज्यादा है तो क्या बनाएंगे एवरीबॉडी? पैरोक्सी लिंकेज बनाएंगे। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना, कुछ बोलो। तो अब एक काम करता हूं, मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। H2S2O5 इसका स्ट्रक्चर बनाओ। Cl2O6 इसका स्ट्रक्चर बनाओ। फिर तुम बनाओ H4P2O7 का स्ट्रक्चर। H4P2O7 का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। और लेट से तुम ड्रॉ करो Cl2O6 का, बस इतना ही ड्रॉ करो सब, इतना ड्रॉ करो सब लोग। एक और ड्रॉ कर लो, N2O5 भी कर लो। चलो, ये कुछ तो हमने किया ही होगा इसमें ऊपर में से, तो मैं इतने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं अभी के अभी। ड्रॉ कर लिया सबने? ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो वेरीफाई करना अपना आंसर। H2S2O5 का, H2S2O5 में क्या होगा बताओ? SS बॉन्ड होगा एवरीबॉडी? एक लोन पेयर होगा या नहीं होगा एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। H2S2O5 क्लियर है? ठीक है। नाउ Cl2O6 में भी Cl बॉन्ड होगा ना? कोई दिक्कत? ठीक है। H4P2O7 में बताओ क्या होगा एवरीबॉडी? H4P2O7 में क्या होगा? H4P2O7 POP लिंकेज होगा, ऑक्सी लिंकेज, राइट? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? ओके। फिर और क्या बचा? कुछ Cl2O6 कर दिया। Cl2O6 मैंने 2 बार लिख दिया था नहीं? क्या पूछ रहे हो? ROH क्या बोलना चाह रहे हो? एक सेकंड 4 OH होगा ये बोल रहे हो? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ 4 OH है। 1 2 3 4 5, हाँ 4 हाइड्रोजन है ना? ठीक है 4 हाइड्रोजन है, फाइन फाइन। 4 हाइड्रोजन है, सो 4 हाइड्रोजन में 4 OH तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सही। दिस इज योर H4P2O7, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। और कुछ N2O5 तो सबने बना लिया होगा ना? N2O5 NON
डबल बॉन्ड ये, फिर ऐसा, फिर ऐसा, दिस इज N2O5। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा दोस्तों, इसमें इस रूल का एक एक्सेप्शन है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन है H4P2O5। H4P2O5 को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा एवरीबॉडी बताओ? 4 + 2x - 10 = 0। तो ये आएगा 2x - 8 = 0। तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 आता है, +3 आता है, सॉरी, हाँ +3 आता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? बट इसमें ना पीओपी लिंकेज होता है, इसमें होता है पीओपी लिंकेज, ये याद करना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि स्ट्रक्चर के कोई रूल होता नहीं है, स्ट्रक्चर तो तुम्हें बनाना होगा और कई जगह पे स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ते हैं, क्या? बट यदि तुम ये रूल याद रखते हो तो तुम ज्यादातर स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, कहीं नहीं फंसता है, सिर्फ फंसता है H4P2O5 में। ये बेसिकली एक ट्रिक है जिससे तुम बना सकते हो स्ट्रक्चर, ये कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है एवरीबॉडी? ये एक तरह से ट्रिक है, कोई थ्योरी नहीं है कि स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। इसमें एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये कम ऐसे ऐसे एक्चुअली में देखो क्या है, इसमें एक्सेप्शन क्यों है ये तुम पूछ रहे हो। ये बनता है पॉलीमराइजेशन से H3PO, ये एक कंपाउंड है, दिस इज H3PO3। तो H3PO3 पॉलीमराइज करके ये बनाता है। देखो सारी चीजें अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि सबको समझ में नहीं आता है, ठीक है? वैसे ये पॉलीमराइज होता है तो इसके मोनोमर्स इस टाइप के हैं जिसके कारण ये कंपाउंड बनता है। तो अब देखो ये बनता ही इस तरह से, नॉर्मली H3PO3 पॉलीमर नहीं बनाता, ये यहां से एक H2O निकल जाएगा तो ये बन जाएगा। खैर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं इसी चैप्टर में, ठीक है एवरीबॉडी? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। एवरीबॉडी से यस और नो? ओके फाइन। थोड़े क्वेश्चन होमवर्क के, ध्रुविल बोल रहा है थोड़े क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दोगे क्या? देखो ज्यादातर हमने तो बना लिए हैं, तुम्हारे पास जो लिखवाए हैं ना मैंने, तुमने उसको ही ड्रॉ करो। तुमने एक बुक खरीदी है क्या, वीके जायसवाल, प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वीके जायसवाल, बुक खरीदी है तुम लोगों ने? उसमें तो बड़े क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, उसमें तो मिल जाएंगे तुम्हें क्वेश्चंस काफी, स्ट्रक्चर वगैरह पे रिलेटेड। रिटन एवरीवन? एवरीवन रिटन और नॉट? Which book? Problems in Inorganic Chemistry by VK Jaiswal। लिख देता हूं मैं चैट बॉक्स में। फाइन। तो अभी देखो हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर बनाने के कुछ रूल सीखे हैं। सी जो नेक्स्ट है दैट इज साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब देखो फॉस्फोरस के ना बड़े साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। फॉस्फोरस जो होता है बेसिकली दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस, ये सब लोग जानते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाइट फॉस्फोरस, ये है व्हाइट फॉस्फोरस, ये सबको पता है क्या? दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस, और ये काफी अनस्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पे ऑब्वियसली एक लोन पेयर होगा, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर होगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है बॉन्ड के बीच में, द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड्स इज वेरी हाई,
ये बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है इसका। जैसे यू कैन सी दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड, तरह तरह के बॉन्ड हैं जिनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जब रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है तो तुम्हें नहीं लगता है स्टेबिलिटी कम होगा, मॉलिक्यूल किसी तरह से रिएक्ट करके कुछ और बनाना चाहता है। हवा में यदि तुम व्हाइट फास्फोरस छोड़ दोगे ना तो अपने आप जल जाता है, ठीक है। और अंधेरे में रखोगे ना तो हल्की हल्की सी रोशनी आती है, क्योंकि वो खुद ब खुद जलता रहता है। लो टेम्परेचर में भी अंधेरे में रखोगे तो हल्की सी रोशनी आती रहेगी, क्योंकि वो खुद जलता रहेगा। इसको बोलते हैं केमिनोल्यूजेंस, मतलब केमिकल की वजह से ल्यूमिनेंस आता है, केमिल्यूमिनेंस बोलते हैं सॉरी। केमिकल कंपाउंड जो है ना, नहीं दिस इज नॉट फ्लोरेसेंस दिस इज नॉट फ्लोरेसेंस, दिस इज केमिल्यूमिनेंस, मतलब अपने आप जल रहा है हवा में, ठीक है। इसका अलग टर्म होता है। तो व्हाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। अब देखो क्या होगा, हाँ हाईली कंबस्टिबल है। ये सबने ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर इसका। अब देखो क्या है, फास्फोरस ये है इस तरह से, पी बॉन्ड इस तरह से। तो अब तुम्हें नहीं लगता है कि इसके बीच में अ डाईवेलेंट एलिमेंट कैन इजीली बी फिट, अ डाईवेलेंट एलिमेंट कैन easily be accommodated in between a pp bond। अब देखो क्या होता है, मान लो कोई डाईवेलेंट, अब देखो डाईवेलेंट एलिमेंट कौन सा अकोमोडेट करोगे, ऑक्सीजन या सल्फर? ये समझ में आ रहा है क्यों? डाईवेलेंट एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले बेस्ट कौन है, ग्रुप 16 है ना, एवरीबॉडी ग्रुप 16 है। अब ग्रुप 16 में किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ ही बना सकता है, क्योंकि बाकी सब तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में उतना टेंडेंसी रखते नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक डाईवेलेंट एलिमेंट में जैसे तुमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया इस तरह से, तो अब ये बन जाता है पीओपी, ठीक है। अब ये पीओपी में रिपल्शन तुम्हें नहीं लगता है कम हो गया, ये दूर चला जाएगा, ये रिंग खुल जाती है ना। सो द रिपल्शन इज मिनिमाइज्ड, the repulsion is minimized because the ring expands, because the ring expands और बॉन्ड्स दूर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि फास्फोरस का एक टेंडेंसी है कि साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, ठीक है एवरीबॉडी। भावेश पूछ रहा है डाईवेलेंट क्यों, अरे यहाँ पे किसको फिट करोगे बताओ एवरीबॉडी, यहाँ पे किसको फिट करोगे, जिसका 2 वैलेंसी है वहीं पे फिट करोगे ना, ताकि उसका भी तो ऑक्टेट होना चाहिए। भावेश बोल रहा है टेट्रावेलेंट होना चाहिए, खतरनाक। एवरीबॉडी यहाँ पे तुम किसको फिट करोगे, जिसकी 4 वैलेंसी है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, एवरीबॉडी जिसकी 4 वैलेंसी है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी क्या? तो किसको फिट कर सकते हो तुम, टेट्रावेलेंट को फिट कर सकते हो, डाईवेलेंट को ही फिट कर सकते हो, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना। प्राइमरी फिक्स तो यही देखना है कि हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो डाईवेलेंट ही फिक्स फिट कर सकते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये लिख लिया सबने, और किसी को कंफ्यूजन है कि डाईवेलेंट ही क्यों फिट कर रहे हैं? तो अब देखो क्या होता है, अब देखो नॉर्मली ऑक्सीजन जो है ना वो रिएक्ट करता है, मतलब फास्फोरस रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये कंपाउंड किस तरह से सेंटर में टेट्रावेलेंट डाल सकते हो? अरे भैया तुम लोग अजब सोच रहे हो, क्या ऐसी कहानी सोच रहे हो, यहाँ बीच में फिट कर दिया, बड़ा अनस्टेबल नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग रीजन में रहते हैं, तुम्हें ये लगता है कि ये बॉन्ड्स इंटरसेक्ट करेंगे क्या? एवरीबॉडी तुम्हें लगता है ये दोनों बॉन्ड इंटरसेक्ट करते हैं? ये अलग अलग प्लेन में चले जाते हैं एवरीबॉडी, एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको, ये नहीं आ रहा है? ये तुम्हें क्या लग रहा है कि 3D कंपाउंड है या 2D कंपाउंड है एवरीबॉडी? ये 3D कंपाउंड है या 2D कंपाउंड है? 3D। तो तुम्हें लगता है ये बॉन्ड्स एक्चुअली में इंटरसेक्ट करते होंगे?
एक्चुअली में बॉन्ड्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे ये मान लो तुम्हारा ये PP है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे बना और ये वाला बॉन्ड यदि ऐसे बना, तो अब ये एक्चुअली में अलग ही अलग रहेंगे। अब ये मान के चलो ये PP बॉन्ड है, तो ये ऊपर से बनेगा और ये PP बॉन्ड नीचे से बनेगा, कुछ ऐसा समझो। इज दैट क्लियर? एक बॉन्ड ऊपर से बन रहा है तो एक बॉन्ड नीचे से बन रहा है, तो ये दोनों ऊपर का एक इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं और ये दोनों लेट से नीचे से बॉन्ड बना रहे हैं। इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, या डाउट है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, पहले लिखो इसको। written everyone written? ओके, सी एक बात बताओ, बॉन्ड कैसे बनता है? हाउ डज इट बॉन्ड फॉर्म? बॉन्ड इज फॉर्म थ्रू ओवरलैपिंग, राइट? बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से बनता है। तो अब ये 2D में दिखा रहे हैं, इनके 4 लोन पेयर हैं इस तरह से, ठीक है? ये लोन पेयर रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है? तो अब मान लो इन दोनों को जेट से P1 और P2 को खींच दो ऊपर और P3 और P4 को खींच दो नीचे, ठीक है? तो अब इन दोनों को खींच करके ऊपर तुम कुछ इसको P1 और P2 को खींच दो ऊपर और इनको खींच के ऊपर बॉन्ड बना दो और P3 और P4 को खींच दो नीचे और इनको खींच के एक बॉन्ड बनाओ। अब कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स हैं एक टेबल पे, इसको तुमने कनेक्ट किया हुआ है रस्सियों से, थ्रेड से, मान लो ऐसा समझ लो। इन दोनों को पॉइंट्स को 1 2 को 1 2 3 4 मैंने कैसे नाम दिया? 1 4 दिया है, 1 4 2 3। तो ये पॉइंट्स 1 और 2 को खींच दो ऊपर की तरफ और पॉइंट्स 3 और 4 को खींच दो नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसा हो सकता है ना, पॉइंट 1 और 2 को ऊपर खींचो और 3 और 4 को नीचे खींचो, फिर इनको ऐसे कनेक्ट कर दो और इनको नीचे से ऐसे कनेक्ट कर दो। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एक्चुअली में 2D में तो हम ऐसे ही दिखाएंगे ना इसको। यदि कोई बंदा ऊपर से देखेगा तो उसको तो ऐसा ही दिखेगा, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये दोनों बॉन्ड्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। अब ये फोटो अजीब सा बना है, बट तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? मैं फिर से समझा देता हूँ। पॉइंट्स 1 2 को ऊपर खींच दो और पॉइंट्स 3 4 को नीचे खींच दो और उसके बाद बॉन्ड बनाओ। तो अब तुम्हें नहीं लगता कि कंपाउंड बड़ा अनस्टेबल टाइप है? एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है कंपाउंड अनस्टेबल टाइप क्यों है? अब यहाँ पे, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डाईवेलेंट एलिमेंट हम फिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो डाईवेलेंट एलिमेंट क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। फास्फोरस क्या कर सकता है? इसके PP बॉन्ड्स कितने हैं एवरीबॉडी? PP बॉन्ड्स कितने हैं? ऊपर वाले में लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन होगा बॉन्ड के, बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा लोन पेयर, ठीक है भावेश? PP बॉन्ड्स कितने हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी PP बॉन्ड्स कितने हैं? 6 हैं। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, PP बॉन्ड्स 6 है ना? सो देयरफॉर 6 सल्फर and 6 oxygen atoms can be accommodated। या तो तुम 6 सल्फर या फिर 6 ऑक्सीजन को एकोमोडेट कर सकते हो इन 6 PP बॉन्ड्स, उससे ज्यादा नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? अब जो कंपाउंड बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं? P4O, P4O2, P4O3, P4O4, ठीक है? likewise P4O5, P4O6, P4O7,
P4O8, P4O9 एंड P4O10। इसी तरह सल्फर के साथ भी बन जाते हैं, P4S, P4S2, P4S3, P4S4, P4S5, P4S6, P4S7, P4S8, P4S9, P4S10। तो इतने कंपाउंड बनते हैं। इनमें ऑक्सीजन के साथ ज्यादा कंपाउंड बनते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में एवरीबॉडी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। आई टेल यू 10 तक कैसे जा रहे हैं। आई टेल यू, प्लीज वेट। आई टेल यू कैसे जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहले लिख लो इसको। एवरीबॉडी ऑक्सीजन के ज्यादा मिलते हैं, 6 के बाद क्यों जा रहे हैं विल टेल यू श्रेय, सो डोंट वरी अबाउट इट। 6 के बाद हम क्यों जा रहे हैं समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। ये सबने लिख लिया, ये सबने लिख लिया नहीं लिखा। देखो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास P4SX है या फिर हम बोल सकते हैं P4OX है। तो इफ X इज लेट्स से लेस देन और इक्वल टू 6, तो जैसे P4S है तो हम क्या करेंगे, कोई एक PP बॉन्ड के जगह पे PSP लगा देंगे और बाकी हम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये P4S हो गया। P4S2 बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, कोई 2 PSP लगा देंगे। ठीक है एवरीबॉडी, कुछ इस तरह से। लाइकवाइज हम P4S3 बना सकते हैं, P4S4 बना सकते हैं, P4S5 बना सकते हैं, P4S6 भी बना सकते हैं। तो अब आई थिंक यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा कि P4S6 कैसा होगा। P4S6 बोलो या फिर P4O6 बोलो, सेम ही चीज है। P4S6 कुछ इस तरह का होगा। अब देखो P4S6 रिलेटिवली स्टेबल होता है, समझ में आया क्यों, क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। समझ में आ रहा है, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं ड्यू टू सिमेट्री। तो ज्यादातर तुम जो पढ़ोगे तुम्हारे बुक में, जैसे तुम्हारे बुक में तो P4SO10 का स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज ड्यू टू सिमेट्री। तो यहाँ पर P4S6 एंड P4O6 रिलेटिवली ज्यादा मिलते हैं क्योंकि सिमेट्री है इसके अंदर। यहां तक किसी को डाउट है एवरीबॉडी, यहां तक किसी को डाउट है? ये लिख लिया सबने, P4S6 तो हम बना लेंगे ना P4O6 तक। ओके, अब भावेश तुम्हारे सवाल पे आते हैं हम। ठीक, P4S6 तक तो हम आ जाते हैं। भावेश ने सवाल पूछा था कि लोन पेयर कहाँ जाएगा। अब तुम्हें ये नहीं लगता है कि जब कंपाउंड है इसमें लोन पेयर भी बड़ी दिक्कत कर रहा है? लोन पेयर भी तो रिपेल करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहता है। तो यदि ये लोन पेयर भी भगा दें तो तुम्हें नहीं लगता है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? एवरीबॉडी, यदि लोन पेयर को प्रमोट कर दे 3D में और बॉन्ड बना दे तो तुम्हें नहीं लगता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? तो अब लोन पेयर 2 है, उसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से एक डाइवेलेंट एलिमेंट लगेगा ना। तो अब तुम्हें फिर से एक डाइवेलेंट एलिमेंट लगेगा। सो लोन पेयर can be converted into double bond through bonding with a divalent element, through bonding with a divalent element। अब डाइवेलेंट एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, लाइक ऑक्सीजन या सल्फर। अब देखो ये लोन पेयर भी बड़ी दिक्कत कर रहा था, एक तो ऊपर नीचे प्लेन में, लोन पेयर भी रिपेल कर रहा है। तो अब ऐसा कर दें तो, जैसे ये मान लो तुम्हारे पास है P4O10, तो अब हम क्या करते हैं, देखो तुम्हें नहीं लगता अब स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि सारे रिपल्शन करने वाले ग्रुप्स ही भगा दिए गए हैं, लोन पेयर को भी भगा दिया गया है और ये रिंग भी खुल गई है। तो अब ये ज्यादा स्टेबल है ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब यदि मान लो तुम्हारे पास P4SX है और इसमें X ग्रेटर देन 6 है, तो अब क्या होता है, उसके बाद एडिशनल जो सल्फर आ रहे हैं या फिर ऑक्सीजन आ रहे हैं, एडिशनल सल्फर कहां जाएगा, एडिशनल ऑक्सीजन एटम विल फॉर्म
डबल बॉन्ड with phosphorus removing lone pair. हाँ सल्फर P4S के पास होगा ध्रुविल। एवरीबॉडी अब समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना, कुछ बोलो। देखो यदि मैं तुम्हें ये सारी चीजें यदि नहीं बताऊंगा तो दिक्कत क्या होता है, देखो कहीं बुक्स में होता नहीं, बट क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि ये चीज पूछा कहाँ से जा रहा है, ना कहीं कोई थ्योरी है, बट सवाल आते ही जाता है। हम बताएं कैसे स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चंस आते हैं बट कोई थ्योरी नहीं होता इसके ऊपर, कहीं भी कुछ भी किसी भी बुक में तुम देखोगे तो, बट स्ट्रक्चर तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। देखो क्या है, सिद्धेश पूछ रहा है एक्सप्लेन अगेन। तो सिद्धेश क्या है, अभी भी फास्फोरस के पास लोन पेयर तो है, इज दैट क्लियर सिद्धेश? ये बात समझ में आ रही है? फास्फोरस के पास अभी भी लोन पेयर है, और ये लोन पेयर तो रिपेल करेगा ना, तो वो लोन पेयर भी भगा दें और एक्साइड करके, तो तुम्हें नहीं लगता ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये? तो अब जो यदि 6 से ज्यादा होता है तो लोन पेयर भी भगा दिया जाता है, वहां पे भी एक डबल बॉन्ड बना दी जाती है। दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सबने लिख लिया नहीं लिखा? ओके ओके ठीक है। अब मैं फिर से रिवाइज करा दूं, देखो हमने साइक्लिक कंपाउंड्स फास्फोरस के क्या पढ़ा है कि यदि x लेस देन इक्वल टू 6 है तो pp बॉन्ड को रिप्लेस करो किससे? pop, या फिर क्या एवरीबॉडी psp। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब मान लो x ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6, तो लोन पेयर को रिप्लेस करो किससे? p डबल बॉन्ड o या फिर p डबल बॉन्ड s। अब यहां पर देखो तुम्हारे पास p4s7, p4s8, p4s9 और p4s10 सारे पॉसिबल हैं। इसी तरह से p4so7, p4o8, p4o9 और p4o10 सारे पॉसिबल हैं। इज दैट क्लियर? बट इनमें ये दोनों ज्यादा स्टेबल होते हैं, रीजन क्या है? ये दोनों ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ एवरीबॉडी क्या रीजन है? सिमेट्री। सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं ना इनके, सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं। जैसे तुम बात करो p4o7 की, तो इसमें देखो क्या है, p4o7 की बात कर लेते हैं अपन, तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड है और बाकी तीन तीन लोन पेयर हैं, तो ये उतना सिमेट्रिकल नहीं है ना, दिस इज अनसिमेट्रिकल, तो ये उतना स्टेबल नहीं होता। तो p4s10 ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। एवरीबॉडी डन? ओके, तो अभी देखो हमने क्या क्या स्ट्रक्चर सीखा है। साइक्लिक कंपाउंड फास्फोरस का सीख लिया, राइट? ओके, अच्छा कुछ स्ट्रक्चर्स और भी जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। देखो सल्फर साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा क्या? एक कंपाउंड होता है S3O9, SO3 जो है ना वो ट्राइमराइज करके बनाता है S3O9। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कंपाउंड साइक्लिक है क्योंकि सल्फर भी साइकिल बना सकता है। हमने सीखा है ना कि सल्फर भी कैटेनेशन शो करता है एवरीबॉडी।
तो अब देखो क्या है, यहाँ पे तुम कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट 3x माइनस 18 इज 0। x क्या आया, x तो आया +6, तो यानी ऑक्सी लिंकेज होना चाहिए ना एवरीबॉडी, यहाँ ऑक्सी लिंकेज होना चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर होता है S3O9 का, दिस इज समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे भी दो लोन पेयर आएंगे ना, वो भी चले जाएंगे। देखो यहाँ पे भी जो लोन पेयर आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि सल्फर के 2 लोन है तो ये एक स्टेबल है। सो दिस इज S3O9। तो ये भी कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो हमें सीखने हैं। इससे ज्यादा की अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो हमने सीखा है वो हमने क्या सीखा है एवरीबॉडी, अभी तक हमने सीखा है स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई दिक्कत है इसमें? सी एवरीबॉडी, वी हैव लर्नड स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या सीखा? स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा है कि लीनियर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं फास्फोरस का। ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। लिख लिया सबने? ओके, नहीं एक्चुअली श्रेयस बहुत सारे हैं, बट अभी वो हम पी ब्लॉक में ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, सारी चीजें हम थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग में कवर करेंगे। Fine. Now let us come down to nomenclature. ये स्ट्रक्चर कहाँ काम आएंगे? ये स्ट्रक्चर तुम्हें हर जगह काम आएंगे। अरे तुम किसी कंपाउंड की बॉन्डिंग पढ़ रहे हो तो तुम्हें उसका स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तभी हम बॉन्डिंग पढ़ सकते हैं। अच्छा, नामकरण। तुम्हें लगता है कि जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम तुम पढ़ते हो, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, क्लोराइड, पर क्लोरेट, क्लोरेट, उसमें कोई रूल्स होते हैं क्या, या रैंडम ऐसे ही चलता है? इसमें कोई रूल होता है एवरीबॉडी? तो लेट अस सी दोज रूल्स। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आयंस की। आयंस की बात कर लेते हैं। कटायन के लिए हमेशा एक सफिक्स यूज होता है, एंड व्हाट इज दैट सफिक्स? ईएम। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तुम्हें पता ही है। मैग्नीशियम, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी कटायन बनाने की, उसका तो ईएम लगा देते हैं। और जिनकी टेंडेंसी बनाने की नहीं है कटायन, उनका नहीं लगाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है बट बोरॉन रखते हैं। फिर देखो बोरम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यानी बोरॉन छोड़ के सब कटायन बनाना चाहते हैं। ठीक है, फिर देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो जर्मेनियम इसका मतलब कटायन बनाने का टेंडेंसी रखता है। लाइकवाइज देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यानी नीचे के 3 कटायन बनाते हैं। ठीक है ना एवरीबॉडी? और फिर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, वहां कोई कटायन नहीं बनता। और हीलियम जो है ना अल्फा पार्टिकल बनाता है, अल्फा पार्टिकल तुमने पढ़ा ही है, तो इसके लिए सिर्फ हीलियम लगाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि वो एस ब्लॉक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वहां ईएम लगाते हैं। और बाकी तुम्हें लैंथनम पता ही होगा, लैंथनम, अनिल बियम, अनिल ट्रियम, हर बार ईएम लगा देते हैं। तो ईएम का सीक्वेंस तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। फिर जैसे NH4+ को बोलते हैं अमोनियम। ठीक है, तो हाइड्रोजीनियम। तो ईएम का मतलब क्या हो गया बेटी? ईएम मतलब कटायन या फिर ऐसा एलिमेंट जो बताने का रखता है टेंडेंसी कटायन। अब अब बताओ अनायन के लिए कोई कन्वेंशन होता है क्या? एवरीबॉडी, अनायन के लिए कन्वेंशन होता है? नहीं होता। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। और इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। कुछ कन्वेंशन लग रहा है तुम्हें? ओके, जरा देखो कुछ कन्वेंशन लग रहा है नहीं लग रहा। इसको क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? सल्फाइड। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड। और इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। कुछ कन्वेंशन लग रहा है? ओके। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कार्बाइड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोनेट। अभी भी कुछ कन्वेंशन नहीं लग रहा? कुछ ना कुछ तो होगा सीक्वेंस में, रूल्स तो कुछ ना कुछ है ना? ओके। ओके, ये सबने लिख लिया क्या? आगे नीचे स्क्रॉल कर लूं, पहले लिख लो इसको। ओके। देखो, अनायन में यदि लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अनायन, यदि अनायन में लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक सफिक्स यूज करते हैं, एंड दैट इज आइड। सफिक्स यूज करते हैं आइड। राइट डाउन पार्थ। रिटर्न अर्थ हो गया? अर्थ हुआ या नहीं हुआ? और ऊपर करूं? ये वाला लिखना है तुम्हें? अर्थ क्या लिखना है तो बताओ। हो गया? अच्छा, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट लीस्ट है ना तो प्रीफिक्स लगाते हैं। देखो, इसको क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? Br माइनस को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड, बिकॉज इनका लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है? इतना ही नहीं, H माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि इसका -1 लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? कार्बाइड, क्योंकि ये इनका लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फाइड। एवरीबॉडी समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है? लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी हो तो हम क्या बोलते हैं? आइड लगा देते हैं प्रीफिक्स। तो ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हाँ ना, कुछ बोलो। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट मतलब ना ही बहुत ज्यादा नीचे हो, और इंटरमीडिएट भी लगाते हैं आइट। जैसे देखो, नाइट्राइट, सल्फाइट। ठीक है एवरीबॉडी? जैसे देखो, फॉस्फोरस का फॉस्फाइड, दिस इज फॉस्फाइट एंड दिस इज फॉस्फेट। फॉस्फाइड, आइड, आइट, और लास्ट में एट। ठीक है? जैसे इसको बोलेंगे नाइट्राइट, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। और ये क्या है? देखो, ये देखो, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कितना है एवरीबॉडी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका +5। तो यहाँ क्या बोलेंगे? सल्फाइट। ठीक है? दिस इज फॉस्फाइट। इज दैट क्लियर? ये अपना सफिक्स हो जाएगा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में आइट। और हाईएस्ट में क्या लगेगा एवरीबॉडी? हाईएस्ट में क्या लगेगा? 8। हाईएस्ट में जो प्रीफिक्स यूज होता है
सॉरी सफिक्स, वो होता है 8। जैसे देखो ये क्या है, +5 नाइट्रोजन का हाईएस्ट है तो नाइट्रेट, +6 सल्फर का हाईएस्ट है तो सल्फेट, फास्फोरस का +5 हाईएस्ट है तो फॉस्फेट। ठीक है, उसी तरह क्लोरेट, ब्रोमेट, इस तरह से चलता है। Everybody done? कार्बोनेट बोलते हैं ना, कार्बोनेट। अब देखो कार्बोनेट बोलते हैं, इसका कोई सीक्वेंस है नहीं। कार्बन के लिए कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड से बनता है इसलिए वो। ये सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, नाइट्रिक एसिड से बनता है, उसके लिए बोलते हैं। इज दैट क्लियर? वो एसिड के हिसाब से भी रखते हैं ना उसको। ओके फाइन। ओके, nomenclature of ऑक्सो एसिड्स। तुम्हें लगता है ऑक्सो एसिड का भी नामकरण में कोई सिस्टम है? H3PO2, H3PO3, H3PO4। ठीक है, फिर देखो क्या है, H2SO3, H2SO4। ठीक है, इनका नाम लिखते हैं। फिर देखो क्या है, HNO2, HNO3। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, दिस इज नाइट्रस एसिड एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ठीक है ना? इतना ही नहीं, Fe2+ ये है, इसको बोलेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस इज फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड दिस इज। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इतना ही नहीं, Cu2O+1 में जो है इसको बोलते हैं क्यूप्रिक एसिड, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसको बोलते हैं, बताते हैं रुको, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक एसिड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। सॉरी, आयरन का जो ऑक्साइड है Fe3O4, ये तो मिक्स्ड ऑक्साइड है ना, तो इसको बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो मिक्स्ड ऑक्साइड है, डबल सॉल्ट है। ठीक है, everybody is that clear or not? अरे हाँ ना, तो कुछ बोलो। ओके, तो अब देखो ये रूल क्या है, यदि दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना कोई एलिमेंट, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक, दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए बताया। फास्फोरस अलग केस हो जाएगा क्योंकि वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। एवरीबॉडी, फास्फोरस अलग केस होगा क्योंकि वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है ना? तो यदि दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो लोअर वाले को अस और हायर वाले को इक। ठीक है, तो केस 1 में लिख देता हूं पहले, फास्फोरस पे लास्ट में आएंगे क्योंकि वो तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो रूल ऐसा है कि if two oxidation states are possible, two oxidation states are possible, यदि दो ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल है, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है अस, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो होता है इक।
इज दैट क्लियर? जैसे फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, सॉरी फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, नाइट्रस नाइट्रिक। ओके, अब देखो नाइट्रोजन के केस में जो हमने पढ़ा है ना, नाइट्रोजन एक्चुअली तीन तरह के ऑक्साइड बनाता है, H2N2O2, HNO2 और HNO3। इसमें +1, इसमें +3 और इसमें +5। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है और ये ऑक्सी एसिड है, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अब देखो जो लीस्ट, मान लो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तीन OS, तो जो लीस्ट है उसके लिए लगाते हैं प्रीफिक्स हाइपो और सफिक्स लगाते हैं क्या, अस। तो इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपो मतलब लोअर, इसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है HNO3, तो इसको बोलते हैं नाइट्रस। हाइपोनाइट्रस मतलब नाइट्रस से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको क्या बोलेंगे? इसको HNO2 है, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में समझ में आया, एक प्रीफिक्स लगा देते हैं हाइपो। तो ये सिस्टम है, तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में एक हाइपो लगाएंगे, तो हाइपो नाइट्रस नाइट्रिस। और ये समझ में आया कि एनएन बॉन्ड क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड मैक्सिमम से कम है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये आगे बढ़ जाए अब उसी तरह से H3PO2 को क्या बोलेंगे? हाँ श्रेयस, आई विल कम टू दैट केस। इसको देखो +1, ये क्या है +3, तो इसको बोलेंगे हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस एसिड। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यह सबको समझ में आया? हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक। ओके, अब मान लो केस है कि इफ 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर पॉसिबल, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर पॉसिबल, तो क्या कर लेंगे हम? देखो HCl, जैसे क्लोरीन बनाता है HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब देखो ये तो ऑक्सो एसिड है ही नहीं, ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये तो ऑक्सो एसिड है ही नहीं, तो यहाँ देखो +1, +3, +5, +7। एवरीबॉडी चार से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं क्या? एवरीबॉडी चार से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि वैलेंसी 7 से ज्यादा किसी की होती ही नहीं है, तो चार से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकते। ऑक्सी एसिड में 4 वेरिएशन जो है वो सिर्फ यहाँ पे मिलता है। देखो इसके लिए क्या यूज करते हैं? HClO, HClO2, HClO3, HClO4, यहां तक सिस्टम वही है। दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस। इसको हम बोलते हैं क्लोरस, इसको हम बोलते हैं क्लोरिक, और एवरीबॉडी इसको हम बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। ये समझ में आया? तो यहाँ पे क्लोरस क्लोरिस तो सीखिए, यहाँ एक हाइपो लगा देंगे, यहाँ पर जैसे तुमने सुना है, जैसे देखो KMnO4 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। पर नाम ने सुना है तूने? पर मैंगनेट, पर क्रोमेट, पर मैंगनेट होता है ये। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पर लगाते हैं। पोटेशियम पर क्रोमेट भी होता है, K2CrO4।
इसको भी बोलते हैं कि दिस इज पोटेशियम पर क्रोमेट। Have it written? Everybody written or not? Okay. तो ज्यादा तो नहीं हुआ ना, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी, आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादा तो नहीं हुआ आज के लिए। एक बार रिवाइज कर ले उसके बाद आगे बढ़े, कैसा चाहते हो? एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है एवरीबॉडी? आज थोड़ा हम रिवाइज करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर क्लोरेट आना चाहिए, तो पर क्लोरेट आएगा ना, आयंस में भी आ जाएगा। आदित्य क्या पूछना चाहते हो तुम? आदित्य क्या पूछना चाहते हो? पर क्लोरेट आता है ना, पर क्लोरेट आता है, ClO4 माइनस को पर क्लोरेट बोलते हैं, ठीक है? अरे पर क्लोरिक एसिड है, एसिड के लिए तो पर क्लोरिक ही लिखेंगे ना, आयन यदि रहेगा तो पर क्लोरेट होगा। जैसे ClO4 माइनस को पर क्लोरेट बोल सकते हैं, एसिड तो क्लोरिक एसिड ही होगा, पर क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से लिखते हैं। फाइन, सो सी व्हाट वी हैव लर्न टुडे, एक बार रिवीजन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो आज सबसे पहले हमने सीखा कि लीनियर कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। लीनियर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमने सीखा है कि यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है एवरीबॉडी, तो हम क्या बनाते हैं? चैट बॉक्स में लिखो क्या बनाते हैं एवरीबॉडी। इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम, तो हम क्या बनाते हैं? पेरोक्सी। अरे कैलकुलेटेड मैक्सिमम से कम है तो एलिमेंट एलिमेंट, मैक्सिमम के बराबर है कैलकुलेटेड तो ऑक्सी, और मैक्सिमम से ज्यादा है तो पेरोक्सी। अब हमने ये सीखा था कि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड नहीं बना सकते, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन कैटेनेशन शो नहीं करता। कैटेनेशन कौन शो करता है? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, राइट? और कैटेनेशन में हमने सीखा था कि कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कैटेनेशन शो करेगा और कौन सा एलिमेंट कैटेनेशन शो नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या करना है हमें एवरीबॉडी? इसके बाद हमें क्या सीखना है? देखो इसके बाद हमें ये सीखा कि नामकरण कैसे नहीं नहीं, पहले फास्फोरस वाला याद है? फास्फोरस का साइक्लिक कंपाउंड्स बनाया हमने। तो फास्फोरस के केस में क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस बड़ा अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करता है? एक डाईवैलेंट एलिमेंट को बीच में अकोमोडेट कर लेता है, P4S6 तक या फिर O6 तक, उसके बाद फिर लोन पेयर को भी ले लेता है डबल बॉन्ड के फॉर्म में, राइट? तो उस तरह से कंपाउंड बनते हैं। उसमें P4O6 और P4O10 ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना? बाकी उतने स्टेबल नहीं हो पाते। तो ये तो था स्ट्रक्चर। फिर सल्फर के भी देखे कुछ, H3O9 में SOS बॉन्ड था, ठीक है ना? तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा कुछ कंपाउंड्स का। उसके बाद हम यदि आगे बढ़े तो हमने नॉमेनक्लेचर याद किया कि नॉमेनक्लेचर कटायन के केस में EM लगता है, अनायन के केस में लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आइड, फिर आइड और हाईएस्ट में एट, राइट? फिर सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मल कंपाउंड में 2 यदि ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लोअर में अस, हायर में एक। इज दैट क्लियर? 3 है तो हाइपो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, और 4 है तो हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और पर क्लोरिक, राइट? कोई डाउट है? चलो ठीक है, अब इसका नाम बताओ तो क्या होगा? HBRO, इसका नाम क्या होगा? फिर इसका नाम बताओ HiO2, फिर इसका नाम बताओ HbRO4। इसका, इसका और इसका नाम पहले वाले का, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 का आंसर बताइए। हाइपोब्रोमस एसिड, करेक्ट। इसका नाम
इसका नाम क्या होगा सेकंड का? इसका नाम क्या है सेकंड वाले का? एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। सेकंड वाले का नाम क्या है? ब्रोमस एसिड। और इसका नाम HbRO4, और सॉरी आयोडस एसिड है यार, ये आयोडीन है। आयोडस एसिड करेक्ट। इसका नाम क्या होगा? पर ब्रोमिक एसिड। ओके एवरीबॉडी, यहां तक कोई दिक्कत है? ओके अब देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइमरिक एंड पॉलीमेरिक ऑक्सी एसिड्स एंड सॉल्ट्स। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? डाइमरिक मतलब तुमने इस तरह का नाम सुना है? इसको क्या बोलते हैं? NaLO2। इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एलिमिनेट। इस तरह से नाम सुना है मेटा एलिमिनेट? ये मेटा क्यों आया? फिर कई जगह सुना होगा पायरोसल्फेट। नाम ये सुना है पायरोसल्फेट या फिर पायरोफॉस्फेट? इस तरह के नाम सुने होंगे तुमने शायद, पायरोफॉस्फेट। फिर इस तरह का नाम सुना है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इस तरह के ये जो नाम है ये भी कोई कन्वेंशन के ऊपर ही बेस्ड होगा। इनके लिए भी कोई सिस्टम होता होगा या नहीं होता होगा एवरीबॉडी? इनके लिए भी कोई सिस्टम होता होगा ना कि हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब हमें वो देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर हम डाइमरिक और पॉलीमरिक ऑक्सी एसिड्स और उनके सॉल्ट्स को कैसे करते हैं। ठीक है ओके तो लेट अस स्टार्ट विथ जो मोनोमर होते हैं ना। लेट अस स्टार्ट विथ ऑक्सी एसिड्स, फिर हम सॉल्ट्स की तरफ जाएंगे। देखो ऑक्सी एसिड्स में H3PO4 को हम बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है अभी थोड़ा सा रुक जाना। ठीक है H3PO4 को, दिस इज द स्ट्रक्चर। लिख लो भावेश। ओके एवरीबॉडी रिटन ना? फॉर्मूला में लिख रहा हूं। सिद्धेश तुम्हें पता तो है ये? ओके एवरीबॉडी तो अब देखो क्या है, आई होप सबने लिख लिया है ये। तो अब देखो यहाँ पे भी एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम क्या है वो देखते हैं। ओके सी विल आई टेल यू, रुक जाओ। पहले हम लोग ऑक्सी एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं। पायरोफॉस्फेट क्या होता है हम देखेंगे। तो ये जो कंपाउंड है इसका एक्चुअल नाम यदि हम इसका एक्चुअल नाम बोले, ठीक है ना एवरीबॉडी, यदि हम इसका एक्चुअल नाम बोले तो जैसे हमने बोला था ना फॉस्फोरिक एसिड, तो जो लेटेस्ट एनसीईआरटी कन्वेंशन है इसको उसमें वो लिखता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तब ऑर्थो क्यों लिखता है? अब देखो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पॉलीमराइज कर जाते हैं।
कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पॉलीमराइज कर जाते हैं। पॉलीमराइज कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एसिड है कुछ इस तरह का, ठीक है, तो ये क्या करेगा? पॉलीमराइज कर जाएगा। कैसे पॉलीमराइज करेगा? लेट अस सी दिस। ये OH बॉन्ड जो है ना, ये एक H और एक OH मान लो, इसको सिर्फ गर्म करोगे ना दो मॉलिक्यूल, पॉलीमराइज क्या होता है? एवरीबॉडी, पॉलीमराइज क्या होता है? व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? एवरीबॉडी, पॉलीमराइजेशन किसको बोलते हैं बताओ? पॉलीमर नाम सुना है? पॉलीमर। अरे एक कंपाउंड यदि जुड़ के बन जाता है लंबे कंपाउंड से, उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मल्टीपल यूनिट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट। ठीक है, पॉली मतलब मेनी और मन मतलब, मर मतलब बेसिक यूनिट। सो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो अब ये जुड़ेगा कैसे? मान लो तुमने दो H3PO4 मॉलिक्यूल को हीट किया, तो इधर से एक H और इधर से एक OH निकलेगा, पानी तुरंत निकल जाएगा, और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा एवरीबॉडी? ये कंपाउंड बन जाएगा ये हमने पढ़ा था ना, ये एक एसिड बनाया था, मैंने बोला था इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, H4P2O7। तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ भी किया होगा, तो ऑक्सी लिंकेज बनाया होगा। ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी। तो अब ये डाइमर बन गया। इतना ही नहीं, अब देखो जितने OH बॉन्ड है ना, सब पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये समझ में आया? क्योंकि पानी हर केस में होता है। इज दैट क्लियर? तो पानी हर केस में मतलब निकल सकता है एक जितने, तो अब देखो ये कितने बार पॉलीमराइज कर सकता है, मतलब कितने, मतलब मान के चलो इसका एक OH जो है वो एक हाथ है जिसके थ्रू दूसरा को पकड़ सकता है, तो इसके 3 हाथ हो गए। समझ में आया? क्योंकि 3 बार पॉलीमराइज कर सकता है ये, तो इसके 3 OH मतलब 3 हाथ। समझ में आया? तो ये कितने बार पॉलीमराइज कर सकता है? तो ये पहली बार पॉलीमराइज किया तो इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। ये पहली बार जब पॉलीमराइज किया तो बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो जब डाइमर बनता है ना एवरीबॉडी, डाइमर, तो डाइमर के लिए एक प्रीफिक्स यूज करते हैं। डाइमर के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है पाइरो। तो इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है एवरीबॉडी? इसका नाम है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, बिकॉज ये डाइमर है फॉस्फोरिक एसिड का, ये बताने के लिए लगा देते हैं पाइरो। तो अब जब पाइरो लग गया, इसका मतलब क्या है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, पाइरो लगा, इसका मतलब क्या है? पाइरोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब डाइमर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अरे डाइमर, पाइरो लिखा मतलब डाइमर। तो अब ये डाइमराइजेशन है। अब होता क्या है, OH मॉलिक्यूल्स एक साथ लाओगे, गर्म करोगे ना, तो एक H और एक OH मिल जाएगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, एक और H और एक OH निकल जाएगा और एक H2O निकल जाएगा। तो ये मोनोमर है फॉस्फोरिक एसिड, उसका ये डाइमर है। ये बताने के लिए इसका नाम है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। तो डाइमर के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? पाइरो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, ये लिख लिया था सबने? ओके फाइन। तो अब देखो, अब बात करते हैं पॉलीमर की। तो अब देखो ये क्या पॉलीमराइज कर सकता है, मतलब दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, एक इधर भी एक इधर भी। मान लो ये लंबे चेन बना देता है इस तरह से, एक इधर से H और इधर से OH निकला, इधर से H निकला, इधर से OH निकाल देंगे इधर से। तो अब देखो ये बेसिकली क्या मिल रहा है तुम्हें? ये एक मिल रहा है, इधर एक OH, इधर एक O, और इधर कुछ नहीं। सो दिस इज कंपाउंड, जिसको लिख सकते हैं हम HPO2 तो ये क्या है? दिस इज लीनियर पॉलीमर। ये समझ में आया? दिस इज लीनियर पॉलीमर, ये इसका बेसिक मोनोमर है। HPO2 इसका बेसिक मोनोमर है। बेसिक मोनोमर इसका क्या है?
HPO2 होल N। तो अब इसका नाम क्या रहता है पता है? इसका नाम क्या है पता है? इसका बेसिक नाम, इसका बेसिक प्रीफिक्स हम लगाते हैं, वो लगाते हैं मेटा। इसका नाम है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का, जैसे H3PO, मैंने लिखा ना HPO2 होल N, ठीक है ना? HPO2 है, नहीं है यहाँ पर, HPO3 है, 3 है, देख लो 1 2 3। तो मान लो जैसे HPO3 होल N है तुम्हारे पास, तो तुमने लिख दिया HPO3 होल 10, तो ये आ जाएगा H3, ठीक है ना? H3P10O30, ठीक है? तो अब इसका मतलब, इसका नाम क्या दोगे तुम बताओ? रख दिया तो इसका नाम क्या दोगे? एक पॉलीमर है ना फॉस्फोरिक एसिड का, तो इसका नाम दोगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H10 होगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो इसका नाम होगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ओके, इतना ही नहीं, यदि तुम्हारे पास कुछ अलग चीज है, जैसे मान लो, ओके, मान लो तुम्हारे पास इसका कुछ इस तरह का भी है, लेट्स से H3P3 एंड O9, तो इसका भी नाम क्या होगा बताओ? 7 पे रहेगा अब तो भी वही रहेगा नाम। इसका भी नाम क्या होगा एवरीबॉडी? इसका भी तो नाम वही होगा ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इतना ही नहीं, ये साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है। देखो, फॉस्फोरिक एसिड तो साइक्लिक भी बना सकता है पॉलीमर ना, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं हम। जस्ट अ मिनट। ये पी पी पी, राइट, पी हो गया ये, POP POP POP, ठीक है? अब जरा देखो, OH OH OH, ये समझ में आ रहा है? ये साइक्लिक पॉलीमर है। एवरीबॉडी साइक्लिक भी तो बना सकता है ये। एवरीबॉडी ये साइक्लिक बना सकता है क्या? ये तुमने जैसे साइकिल भी तो बना सकता है ना ये। तो देखो इसका भी फॉर्मूला वही है, 1/2 इधर, इधर 1/2। तो इसके खेमे में कितना ऑक्सीजन आ गया? आधा आधा, 1 2 3। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा H, ठीक है, PO3 होल N। अब ये भी वही चीज है, तो अब इसका नाम देंगे साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड, मतलब ये साइकिल में पॉलीमर है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, आयुष पूछ रहा है क्लास कब खत्म हो गया, क्या बोर हो गए एकदम? ओके, बोर हो गए तो क्या करें अभी? तो छोड़ देते हैं टॉपिक फिर, डायरेक्टली बॉन्डिंग स्टार्ट करें, बोल रहे हो हाँ?
ये टॉपिक के क्वेश्चंस रहते हैं या नहीं? देखो भावेश, इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली तुम्हें नहीं पूछे जाएंगे, और ऑब्वियसली डायरेक्टली तुम्हें टॉपिक के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट ऑब्वियसली जैसे तुम्हें पूछ देगा, देखो केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वैसे जेईई में, केमिस्ट्री में तुम सोच रहे हो ना, तो केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स व्हिच हैज हाईएस्ट वेटेज, और ये टॉपिक भी काफी बड़ा है। तो भैया नाम तो कुछ रूल्स होते हैं, वो तुमको याद करने हैं, तुमको समझ में भी आ रहे होंगे आसानी से। ठीक है, इसको ही वाइंड कर देंगे आज। ठीक है, ये तो आसान है, कुछ कुछ रूल्स हैं। हाँ, सल्फर का भी ऐसा ही हो जाएगा। तो अब देखो, इसका नाम साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब देखो, बेसिक्स तो रूल समझ में आया होगा। डाइमर के लिए पायरो और पॉलीमर के लिए मेटा। एक चीज जान लो, हमारे जो बोन्स होते हैं, अब वही बता रहा हूँ, हमारे जो बोन्स होते हैं श्रेयस, आई कम टू द सेम। हमारे जो बोन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं पता है? दे आर पॉलीफॉस्फेट। ये पता है सबको? जो एनिमल बोन होता है, दे आर एक्चुअली पॉलीफॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम। ये समझ में आ रहा है? दे आर पॉलीफॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम। जैसे एनिमल बोन क्या है? एनिमल बोन, दे आर पॉलीफॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम। मतलब समझ में आया क्या है पॉलीफॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम का मतलब? जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सॉल्ट है, मतलब एसिड है ये, ठीक है? तुमने इसको रिएक्ट करवा दिया CaOH होल्ड वाइज कैल्शियम के साथ, तो अब ये क्या करेगा एवरीबॉडी बताओ? यहाँ O माइनस की जगह पे Ca2+ आ जाएगा ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहाँ H+ की जगह पे Ca2+ आ जाएगा। तो ये क्या है? दिस इज कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? Ca2P4O। O कितना बचा देखो तो, O बच गया 7। हाँ 7। तो इसको हम बोलेंगे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। ये समझ में आया? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। उसी तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे कैल्शियम, लेट्स से कैल्शियम पॉलीसल्फेट्स भी हैं, जैसे कैल्शियम मेटासल्फॉस्फेट भी हैं। तो अब जो फॉस्फेट्स होते हैं, द पॉलीफॉस्फेट्स, दे आर नेचुरली फाउंड पॉलीमर्स। ये नेचर में बहुत ज्यादा मिलते हैं। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जो फॉस्फेट्स हैं वो नेचर में सबसे ज्यादा मिलते हैं, और जो सबसे ज्यादा पॉलीमर कोई बनता है, तो बेसिक ये जो H3PO4 है, इसके पॉलीमर्स are extensively found in nature। इसके पॉलीमर बहुत जगह तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, H3PO4 के पॉलीमर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो जिनके पॉलीमर्स, मतलब ऐसा कोई एसिड जिसको पॉलीमर बनाने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, एन ऑक्सो एसिड या फिर एन ऑक्सी एसिड विथ अ वेरी हाई टेंडेंसी, with a very high tendency to form polymer is given a prefix, is given a prefix। उसको एक prefix क्या देते हैं? ऑर्थो देते हैं। so that is why it is called orthophosphoric acid। ऑर्थो लगाने का मतलब समझ रहे हो? किसी के आगे ऑर्थो लग गया मतलब वो बहुत ज्यादा पॉलीमर बनाता है, और वो पॉलीमर नेचर में भी आराम से पाए जाते हैं। जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, ऑर्थोसिलिकिक एसिड भी होता है। तो ये ऑर्थो लगने का मतलब पता है क्या है? ऑर्थो लगने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा पॉलीमर बनाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अरे सिर्फ रूल्स ही है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम लोग सोच रहे हो इसका यूज क्या है,
मान लो तुमसे पूछ लिया कि साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस के बारे में तुमसे कुछ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड सवाल पूछा, तो तुम तो मान लो कहोगे कि ये तो बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, बट एग्जाम में तुमसे स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, तो तुम बॉन्डिंग पढ़ के भी उसका आंसर कर पाओगे क्या? तुम बॉन्डिंग पढ़ के भी उसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हमें नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सिस्टम तो पता होना चाहिए ना। तो अब स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स होते हैं जो इधर भी हैं, जो आपको याद करने हैं, ठीक है? और ये आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। भावेश बोल रहा है बाय सर, अरे अभी टाइम नहीं हुआ है। फाइन, सो आई गिव यू अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे। आज हमने क्या पढ़ा है? देखो कहां तक रिवाइज कर दिया था, ये तो याद करने की चीज है। तो नॉमेन यहां से किया था ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइमेरिक एंड पॉलीमेरिक। तो देखो सबसे पहले जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स बहुत ज्यादा बनाते हैं, उनके मोनोमर के लिए एक प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑर्थो, जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोसिलिकिक एसिड, ये हो गया पहला। डाइमर के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं एवरीबॉडी? डाइमर के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, बोलो? डाइमर के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? डाइमर के लिए मेटा यूज करते हैं, डाइरो। और पॉलीमर के लिए क्या यूज करते हैं? मेटा, ठीक है? पॉलीमर के लिए मेटा, डाइमर के लिए डाइरो, ठीक है? तो ये सिस्टम है। अभी थोड़ा सा बचा है, इसमें सॉल्ट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, हमने एसिड्स कवर किया है, ठीक है? तो सैटरडे को क्या करना है? सैटरडे को क्या करना है? डिस्कशन करना है पीरियोडिक टेबल का, बचा हुआ है जो है, ठीक है? जो बचा हुआ है वो सैटरडे डिस्कस कर लेंगे हम लोग फिर। सैटरडे विल डू डिस्कशन ऑफ द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ पीरियोडिक टेबल, फाइन, एंड संडे विल गिव अ टेस्ट ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। गुड बाय।